चैट बॉक्स में मुझे ज़रा बताइए, मेरी आवाज़ अब तक क्लियरली आ रही है आई होप। और सबको रिक्वेस्ट करूँगा, आज के वेबिनार में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैट बॉक्स के मार्फत मेरे साथ कम्युनिकेशन कीजिए, सो दैट मुझे पता लगेगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या फिर मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप तक कनेक्ट हो पा रहे हो, ये मुझे समझेगा। अगर आप नहीं बताओगे चैट बॉक्स में तो मुझे नहीं समझेगा, क्योंकि ऑनलाइन वेबिनार में मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा, चैट बॉक्स के मार्फत कम्युनिकेट कीजिए। सो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रीड ऑफ होम लोन्स इन 7 इयर्स। सो आज के 1 आवर 15 मिनट्स के वेबिनार में 3 चीज़ें आपको सीखने मिलने वाली है। 3 मिथ्स अबाउट बाइंग अ हाउस, उसके बाद 6 टिप्स मैं बताऊँगा कि डेट फ्री लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए, और तीसरा है 5 सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग रीड ऑफ होम लोन अर्ली। सो 5 लास्ट में मैं आपको बताऊँगा 5 टेक्निक्स ऐसे जो जिससे आप होम लोन से बाहर निकल सकते हो। सो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करता हूँ मेरा, ये है मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3-4 महीने पहले का है, अक्टूबर 2021 का है। सो 222% के रिटर्न्स आप देख सकते हो, और अभी इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बेच दिए हैं, सो इसको रेप्लिकेट करने मत जाना। जेएम फाइनेंशियल्स, एसबीआई कार्ड, ज़ोमैटो ये बेच दिया है मैंने, और भी गैब्रियल इंडिया और भी स्टॉक्स बाय किए हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स का ये 6 महीने पहले का मेरे रिटर्न्स है 37.5, और इसके बाद काफ़ी रीबैलेंसिंग मैंने किया है इसको। सो अभी 10 टू 11% के रिटर्न्स हो गए हैं। सो फॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं मेरा। मेरी कंपनी का नाम है हैप्पीनेस कल्चर। मेरा नाम है आदित्य पालव, एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ। सिंस अप्रैल 2017 460 प्लस क्लाइंट्स है अक्रॉस इंडिया, और 10 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है। 2002 से डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। मेरे जो पेड कम्युनिटी है अल्ट्रा हैप्पी रिच, उसमें अराउंड 179 मेंबर्स है करेंटली। सो अकॉर्डिंग टू मी, इतने साल इन्वेस्ट करने के बाद मुझे एक बात पता चली है कि लाइफ में हैप्पी रिच होना जरूरी है, रादर देन स्ट्राइविंग फॉर बिकमिंग फाइनेंशियली रिच। आप फाइनेंशियली रिच बनने जाओगे, सो आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढोगे, म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम ढूंढोगे जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब जितना आप उसके पीछे भागोगे फाइनेंशियली रिच, उतना आप फाइनेंशियली रिच बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो आप स्ट्राइव कीजिए, आपके लाइफ के जो फाइनेंशियल माइलस्टोन्स है, जैसे कि 5 इयर्स डाउन द लाइन मर्सिडीज खरीदी करनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है नेटिव प्लेस में, 15 इयर्स डाउन द लाइन आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। सो उसके लिए कितना पैसा चाहिए? अगर आपके पास इनफ पैसा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपका लाइफ काफी ज्यादा हैप्पी होगा। अगर वो टाइम पे उतना पैसा आपके पास नहीं है, तो आपको फाइनेंशियल जगलरी करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। सो पॉइंट है, लाइफ के फाइनेंशियल माइलस्टोन्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, आप ऑटोमेटिकली हैप्पी रिच बनोगे, रादर देन स्ट्राइविंग फॉर फाइनेंशियल गेटिंग फाइनेंशियली रिच, रादर देन एवरी मॉर्निंग 9 बजे सीएनबीसी चालू करना और फिर ढूंढना कि कौन सा स्टॉक अच्छा होता है, फिर ट्रेडिंग करना। ये सब स्केर्सिटी मेंटालिटी दिखाता है, और स्केर्सिटी मेंटालिटी से आप कभी भी रिच नहीं बन सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, हैप्पी रिच बनना है तो 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको डेट फ्री बनना पड़ेगा और डेट फ्री रहना पड़ेगा। सो आज के वेबिनार में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट में बोलने वाला हूँ जो शायद आपको बुरे लगे, या फिर हमारे समाज में जो कॉमन नोशन होता है उसके अगेंस्ट हो। लेकिन आपने 1 घंटा निकाल ही लिया है, तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिए, उसके ऊपर विचार कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो फॉलो कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो छोड़ दीजिए। सो पॉइंट है, आपको डेट फ्री रहना चाहिए। अगर आप डेट फ्री नहीं हो या फिर कर्जे पे कुछ भी चीज करते हो, ये एक इंडिकेटर है आप स्केर्सिटी मेंटालिटी के शिकार हो। सो स्केर्सिटी मेंटालिटी से आप कभी भी फाइनेंशियली रिच नहीं बन सकते हो। सो आपको डेट से बाहर रहना चाहिए, अगर डेट में हो तो उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, और अबंडेंट मेंटालिटी के ऊपर बढ़ना चाहिए। होता क्या है देखिए,
आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर होम लोन शायद हो सकता है। सो पर्सनली अगेंस्ट आपके कुछ बोल रहा नहीं हूँ मैं। अगर होम लोन है और आप ऐसी जगह पे जॉब करते हो, वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, या बॉस के साथ आपका झगड़ा है या पॉलिटिक्स है और आपको जॉब चेंज करना है, और ऐसी जगह पे आपको जॉब मिलने वाला है जहाँ पे शायद आपकी पैशन इन्वॉल्व्ड है, लेकिन सैलरी स्लाइटली कम है, लेकिन आपके ऊपर होम लोन है। क्या आप वो डिसीजन ले पाओगे? क्या अबंडेंट लाइफ स्टाइल की तरफ आप बढ़ पाओगे? शायद मुझे नहीं लगता है ऐसा पॉसिबल है। सो इसके लिए डेट से आपको दूर रहना चाहिए। सेकंड चीज, आपको पैसिव इनकम सोर्सेस होने चाहिए। एवरी मॉर्निंग उठ के आप 9 बजे काम पे चले जाते हो, 6 बजे तक काम करते हो, 30 दिन काम करने के बाद आपको एक इनकम आती है, और वो इनकम के ऊपर आपके नेक्स्ट महीने के खर्चे निकलते हैं, तो शायद आपका लाइफ कभी हैप्पी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जस्ट फ़रवरी 2020 इमेजिन कीजिए, वो टाइम की सिचुएशन जब भी किसी को पता नहीं था कोरोना ऐसा इतना भूचाल मचाने वाला है हमारे सबके लाइफ में। जिनके भी लाइफ में पैसिव इनकम सोर्स नहीं थे, या ट्रैवल टूरिज्म में जॉब करने वाले या होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनके पास पैसिव इनकम सोर्स नहीं थे, उनका लाइफ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। सो फोकस कीजिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने में। जितना आपका पैसा पैसिव इनकम सोर्स से आपके खर्चे निकलेंगे, उतना लाइफ आपका हैप्पी रिच होते रहेगा। थर्ड चीज, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। इस दुनिया के रिचेस्ट लोगों की आप यूट्यूब वीडियोस या फिर बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट कर लो। कंजर्वेटिव होना इसका मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो उनको बराबर से समझ में आता है, शायद हमें नहीं समझ में आता है। इसके लिए प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर मेरे अलग अलग वेबिनार्स होते हैं, एवरी वीकेंड को होते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। आज का वेबिनार फोकस्ड है बिकमिंग डेट फ्री के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डेट फ्री क्यों होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है आज की दुनिया में। इट इंक्रीजेज योर फाइनेंशियल वनरेबिलिटी इन वूका वर्ल्ड। सो आप में से कितने लोगों को वूका ये वर्ड का फुल फॉर्म पता है? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स के मार्फत मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए, सो दैट मुझे पता चलेगा कि मेरी बातें आपको कितनी पता चल रही है। अगर नहीं पता तो नो डाल दीजिए। वूका वर्ल्ड का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? वूका ये शब्द का फुल फॉर्म। ओके, गोविंद जी ने नो, पार्थ जी ने नो, जयराम जी ने नो, रुपेश जी ने। सो वूका का फुल फॉर्म है वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्युअस। ऐसे वर्ल्ड में हम जीते हैं। फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी इंक्लूडिंग, किसी को पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले 2 साल में। किसी को पता नहीं था नेक्स्ट 18 मंथ्स तक मुंबई रेलवे बंद रहने वाली है। किसी को पता नहीं था इतने लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन लगने वाले। सो आज की दुनिया है वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्युअस। वो जमाना चला गया जहाँ पे हम डिग्री पाते थे और एक जॉब चालू करते थे, एट द एज ऑफ 50 तक वही कंटिन्यू करते थे शायद। वो जमाना चला गया है। ये कोरोना क्राइसिस में जो होटल इंडस्ट्री में जॉब या बिजनेस करते थे, या फिर ट्रैवल टूरिज्म में बिजनेस या जॉब करते थे, आउट ऑफ बिजनेस चले गए या इनकम ग्रेटली अफेक्टेड है। शायद आप आईटी, गवर्नमेंट जॉब्स या बैंक्स में जॉब करते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो आपका इनकम अफेक्टेड नहीं है, इनफैक्ट इंक्रीज हुआ है। लेकिन 6 महीने बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। सो ऐसे वर्ल्ड में आपको कर्जे के ऊपर लाइफ डिपेंडेंट करनी है, तो आपको मतलब आपका डिसीजन है। अकॉर्डिंग टू मी ये ऐसा टाइम है जहाँ पे बिल्कुल कर्जा नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जस्ट 25 से 30 साल पहले जाइए, हार्ट अटैक कौन से एज में आता था नॉर्मली, ब्लड प्रेशर कौन से एज में होता था जनरली, डायबिटीज कौन से एज में होता था जनरली, कैंसर के कितने केसेस होते थे, और आज को आज कंपेयर कीजिए। क्योंकि हमारे लाइफ में स्ट्रेस है। अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रेस ये रीजन है आपकी बैड रिलेशनशिप्स एंड बैड हेल्थ का। सो अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, कर्जे से, स्ट्रेस से दूर रहिए। मोटिवेशन टू वर्क, आप जो काम करते हो उसका
पॉइंट क्या है, मतलब क्यों काम करते हो? बिल पे करने के लिए कि आपके पैशन के लिए? आपको चुनना है। शायद हमारी जो जनरेशन है 90-100 साल जीने वाली है ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट। सो 90 से 100 साल जीना आपको पैशन के साथ है कि बिल पे करने के लिए? अच्छी हेल्थ के साथ जीना है, अच्छे रिलेशनशिप्स के साथ जीना है कि स्ट्रेसफुल लाइफ, ये आपका चॉइस है। सो पॉइंट है डेट फ्री होना चाहिए। वापस मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मैं ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूँ, शायद हमारे समाज में उसको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग नहीं समझते वो चीजें। सो ध्यान से सुनिए, अगर आपको अच्छी लगी कंटिन्यू कीजिए। सो 3 मिथ्स मैं आपको बता रहा हूँ। वन सेक। अबाउट रियल एस्टेट, अबाउट हाउस, अबाउट होम लोन। मिथ नंबर 1, योर हाउस इज एन असेट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो असेट्स एंड लायबिलिटी का डेफिनेशन थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है, अगर आप खुद के नाम से घर लेते हो, जो आपका खुद का घर है जहां पे आप रहते हो, वो आपके लिए असेट होता है? चैट बॉक्स में डालेंगे असेट। अगर लगता है आपको, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे है वो आपके लिए लायबिलिटी होता है, चैट बॉक्स में डालिए लायबिलिटी। रुपेश जी ने कहा है असेट, अनगा जी ने कहा है लायबिलिटी, गोविंद जी ने कहा है लायबिलिटी। ओके, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आप जो घर में रहते हो वो आपके लिए असेट है, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे है वो आपकी असेट होती है? टोटल 27 लोग हैं, सो आई गेस बेटर रिस्पॉन्स। जयराम जी ने कहा है असेट। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको चित्रा जी ने कहा है लायबिलिटी, हरी जी ने कहा है असेट, बद्री जी ने असेट इफ रेंटल इनकम। ओके ग्रेट। सो मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ना वो याद रखिए, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, मैंने रिच डैड पुअर डैड में से पढ़ी है और आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसके डिटेल चाहिए तो रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, और मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है। असेट मतलब ऐसी चीज, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो साइड में रखिए वो डेफिनेशन करंटली, और जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए अगर आपको फाइनेंशियली अबंडेंट लाइफ बनाना है तो। असेट मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से मेरा मंथली इनकम बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। लायबिलिटी मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से मेरा मंथली एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। सो जब भी मैं खुद की प्रॉपर्टी खरीदता हूँ कर्जे पे 20 साल के, तो 20 साल में लायबल हूँ एचडीएफसी बैंक को इंटरेस्ट पे करने के लिए, सो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सेकेंड चीज, जब भी मैं मेरे नाम से घर खरीदता हूँ हर महीना मुझे उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है, हर 3 साल 4-5 साल में मुझे उसको कलर पेंट निकालना पड़ता है, हर साल उसके टैक्सेस पे करने हैं। सो जब भी आप खुद का घर खरीदी करते हो आपका मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ता है। सो इसके लिए आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कभी भी आपकी असेट नहीं हो सकती है, हमेशा आपका एक्सपेंस होता है। अभी मान लेते हैं मेरी एक खुद के नाम से घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ मुंबई में, और मैंने पुणे में सेकंड होम खरीद लिया और वहां पे किसी बंदे को रेंट पे रख दिया। सो वो प्रॉपर्टी खरीदने के वजह से मुझे हर महीना रेंटल इनकम आ रहा है, तो शायद मुझे मेरे लिए वो असेट बन सकती है। सो हमेशा ध्यान में रखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है कभी भी आपके लिए असेट नहीं होती है, वो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, इसलिए वो लायबिलिटी है। सो अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इंडियन लोगों को बहुत प्यार है गोल्ड के प्रति। सो आप जाते हो मार्केट में और फिजिकल गोल्ड कॉइन्स या फिर फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी खरीद के लेके आते हो और बैंक लॉकर में रख देते हो, तो मुझे बताइए गोल्ड असेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ? चैट बॉक्स में डालिए आपका आंसर। आप फिजिकल ज्वेलरी या फिर गोल्ड खरीदी करके लाते हो, बैंक लॉकर में रखते हो, तो वो असेट हो गया कि लायबिलिटी हो गया? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस ग्रेट, सबने लायबिलिटी कहा है। आई एम हैप्पी आपको असेट एंड लायबिलिटी का मीनिंग पता चला है। फिजिकल गोल्ड हमेशा आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आप लॉकर में उसको प्रिजर्व करते हो, लॉकर चार्जेस आपको भरने पड़ते हैं, उससे कोई अर्निंग नहीं जनरेट होता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है। लेकिन आप सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदोगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आपको हर 6 महीने में 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा और आपका इनकम बढ़ेगा। सो एसजीवी आपके लिए असेट होते हैं। मिथ नंबर 2, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है जो हमारे
काका ने, मामा ने, चाचा ने, हमारे वाइफ ने, फ्रेंड ने, सब हमारे हितचिंतकों ने हमें जनरली बोला होता है कि कितने देर तक रेंट पे रहेगा, जितना वो रेंट जो तू भर रहा है वो तो एंड ऑफ द डे ओनर के पॉकेट में जा रहा है। ईएमआई पे घर, कर्जे पे घर ले ले, खुद के नाम से घर हो जाएगा। सो आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है ईएमआई पे रहना बेटर होता है रेंट पे रहने से? चैट बॉक्स में डालिए ईएमआई। जिनको लगता है रेंट पे रहना बेटर होता है, चैट बॉक्स में डालेंगे रेंट। रुपेश जी ने कहा है ईएमआई। ओके ओके, और कुछ आंसर? अनागा जी ने कहा है रेंट, बलवीर जी ने कहा है ईएमआई रेंट, ईएमआई रेंट। सो वी हैव अ डिवाइडेड हाउस हियर। सो मैं आपको एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर बताता हूँ जो मैंने आपको बताया है, बाय वर्सेस रेंट। मतलब कभी भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है, हमेशा ध्यान में रखिए लॉजिकली होना चाहिए। अगर किसी ने कहा है, आपको लगता है, इसलिए आप डिसीजन लेते हो या इन्वेस्टमेंट्स करते हो, 99% वो रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। सो आपको लॉजिक कभी आपको पता चलेगा जब भी आप नंबर्स एनालाइज करोगे। सो ये कैलकुलेटर में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कौन से प्रॉपर्टी में आपको रेंट पे रहना चाहिए, कौन से प्रॉपर्टी में आपको ईएमआई मतलब कर्जे पे घर लेके रहना चाहिए। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। फिगर्स सिर्फ इंडिकेटिव है आपको समझाने के लिए। इस एकदम आप इसमें मत जाइए कि ये परफेक्ट होंगे, ये इंडिकेटिव है। मैं आता हूँ 30% टैक्स ब्रैकेट में। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ मैं। 20% का सेल्फ कंट्रीब्यूशन लगेगा। आप नीचे देख सकते हो, आउट ऑफ 1 करोड़ 20 लाख मुझे 24 लाख खुद से देने पड़ेंगे, 96 लाख का कर्जा मिलेगा, ईएमआई पड़ेगा 75,000, 7% का इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कितना होता है? एवरेज 5%, 5% भी नहीं होता है, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस पर्पज में ये लेता हूँ कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस हर साल 5% बढ़ते हैं। खुद से के नाम से घर लो रहूंगा तो मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। 3,500 रुपया मेंटेनेंस है ये प्रॉपर्टी का। यही घर में अगर रेंट पे रहता हूँ तो 30,000 रुपीज का रेंट है यहाँ पे। 10% रेंट हर साल इंक्रीज होता है। हम एनालाइज करते हैं, अगर यही प्रॉपर्टी में मैं रेंट पे रहता हूँ तो क्या होगा। मेरा रेंट है 30,000, लेकिन इफेक्टिव मंथली रेंटल होगा 21,000, क्योंकि 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो इसके ऊपर मुझे टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा एटीसी का। इफेक्टिव रेंट हो गया 21,000। ईयरली रेंट हो गया 2,52,000। हर साल 10% बढ़ेगा। 20 साल के पीरियड में 1 करोड़ 44 लाख का रेंट भरूंगा। डाउन पेमेंट के लिए जो 24 लाख रुपए आज मेरे पास है वो तो यूटिलाइज नहीं हो रहे, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। 1 करोड़ 93 लाख उसकी 20 साल के बाद वैल्यू हो गई। 75,000 रुपीज का ईएमआई भर सकता था, लेकिन 30,000 रेंट है। बचा हुआ पैसा अगर एसआईपी में मैंने डाला तो अराउंड 2 करोड़ 23 लाख बन जाएंगे 20 साल में। नेट सेविंग होगी 2 करोड़ 72 लाख। अभी यही घर में रेंट पे ईएमआई पे लेता हूँ, मतलब कर्जे पे लेता हूँ, 7% का इंटरेस्ट है, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट पड़ेगा 5%, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेड होता है उसके ऊपर मुझे टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। ईएमआई 75,000 है, उसके ऊपर भी मुझे टैक्सेशन का बेनिफिट है, 63,000 का ईएमआई। टोटल इंटरेस्ट पेड 55 लाख। मेंटेनेंस भरना पड़ेगा हर साल, बढ़ेगा वो 13,000 रुपीज, 13 लाख रुपीज 20 साल में। कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख रुपीज है, लेकिन 20 साल में मैं उसके ऊपर इंटीरियर का खर्चा करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। टोटल कॉस्ट हो गई 1 करोड़ 65 लाख रुपीज अंदाजन। फ्यूचर वैल्यू 20 साल के बाद अगर ये प्रॉपर्टी बेचने जाता हूँ तो 3 करोड़ 18 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी बनती है। नेट सेविंग्स हो गई ये केस में 1 करोड़ 52 लाख, विच इज लेसर देन पेइंग ऑन लिविंग ऑन रेंट। ऐसा अगर मेरे पास डेटा है तो मैं ये घर में रेंट पे रहूंगा। अगर थोड़ा सा डेटा ट्विच करते हैं, ये 30,000 के जगह पे यहाँ पे 45,000 रेंट होता। आप देखिए, लिविंग ऑन रेंट नेट सेविंग्स हो रही है सिर्फ 80 लाख रुपए। बाइंग हाउस सेविंग्स हो रही है 1 करोड़ 52 लाख रुपीज, विच इज हायर। आपको ऐसा घर कर्जे पे लेना चाहिए। ये
आप में से कितने लोगों को ये कैलकुलेटर यूजफुल लगा है आपका डिसीजन मेकिंग में बाय वर्सेस रेंट का? चैट बॉक्स में डालिएंगे यूजफुल। ग्रेट 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 ग्रेट। मिथ नंबर 3, ये आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंट लाइफ जीना है तो। आप में से कितने लोगों ने ये स्टोरी सुना है कि रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप, या फिर आज तू 60 लाख रुपीस का घर ले ले, मतलब आप टारगेट कर रहे हो 60 लाख रुपीस का घर, नहीं तो 5 साल के बाद 1 करोड़ का हो जाएगा, तभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये स्टोरी, ऐसा स्टोरी कितने लोगों ने सुना है? चैट बॉक्स में डालेंगे यस। रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप, आज प्रॉपर्टी अगर नहीं लेगा 5 साल के बाद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो यूनानिमसली सबका आंसर होगा यस। सो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से सुनिए। ये कॉन्सेप्ट इस दुनिया के 95% लोगों को समझ में आने ही नहीं वाला है। इसके लिए 95% लोग फाइनेंशियली हमेशा ट्रबल में होते हैं। सो पहला कॉन्सेप्ट है टाइम करेक्शन वर्सेस प्राइस करेक्शन। सब लोगों को प्राइस करेक्शन बराबर से समझ में आता है। जैसे कि मैंने रिलायंस के स्टॉक 2000 रुपए में खरीदा, 6 महीने बाद वो 1600 रुपए का हो गया। सो मेरा 20% का लॉस हो गया, 400 रुपीज का प्राइस करेक्शन आया। सबको समझ में आता है। प्रॉब्लम इधर आता है, टाइम करेक्शन किसी को भी नहीं समझता, मतलब बहुत कम लोगों को समझता है। अब ये प्राइस करेक्शन होता क्या है वो समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है रिलायंस ये बहुत अच्छी कंपनी है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, सो दैट आज मैं खरीदता हूँ 10 साल तक रखूंगा तो मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? चैट बॉक्स में डालेंगे यस। आप में से कितने लोगों को लगता है रिलायंस ये बहुत अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, जिसने भी 2005 में या 2008 में इन्वेस्ट किया था उसको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स आए हैं? ऐसा आप में से कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में डालेंगे यस। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ टाइम करेक्शन कैसे काम करता है। सो 11 जैन 2008 को निफ्टी, आई गेस निफ्टी जाने दो, सेंसेक्स आई गेस कुछ 22 हजार था शायद, अराउंड 20 हजार के आसपास। आज 62,000 है, 3 टाइम्स है, हो गया ऑलमोस्ट। मैंने 1 लाख रुपीस के रिलायंस के शेयर खरीदे, 129 की क्वांटिटी आ गई, 774 शेयर्स आ गए। 10 साल तक होल्ड किए। ये जो स्टोरी है ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होना चाहिए, जो कि बहुत फेक स्टोरी है, कभी और दिन उसके बारे में बात करेंगे। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया रिलायंस में मैंने, 940 हो गया, मैं तो खुश हो गया क्योंकि अरे 774 का स्टॉक हो गया 940। मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन गई 1 करोड़ 1 लाख 21 थाउजेंड रुपीज। आपको समझना पड़ेगा सिर्फ 1.96% के CAGR रिटर्न्स हुए हैं 10 साल के पीरियड में। अगर यही 1 लाख रुपीज में 11 जनवरी 2008 को फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उसमें डालता, हर 3 साल में रिन्यू करता, तो 10 साल में मेरे 2,32,000 हो जाते, 8.79% के CAGR रिटर्न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट। सो रिलायंस में एक्चुअली आपको लॉस हुआ है 1,11,000 रुपीज का, क्योंकि आपके पास चॉइस था रिस्क फ्री रिटर्न्स लेने का, लेकिन आपने रिस्क वाले असेट में पैसा डाला जहां पे आपको जितने चाहिए थे उतने रिटर्न्स नहीं मिले। सो एक्चुअल लॉस हुआ है 1,11,000 रुपीज का। ये लॉस लोगों को समझ में नहीं आता है। ये है टाइम करेक्शन। रिलायंस के स्टॉक में टाइम करेक्शन हुआ है बिटवीन 2008 टू 2018। रियल इस्टेट में या फिर फिजिकल असेट्स में हमेशा टाइम करेक्शन होता है, प्राइस करेक्शन कभी भी नहीं होगा। 50,000 का सोना मुझे नहीं लगता है 25,000 कभी मिल पाएगा, टाइम करेक्शन जरूर होगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता है 670 लैक्स में आपको कभी मिल पाएगी, लेकिन 5 साल के बाद शायद आपको 1 करोड़ 50 लैक्स में मिल पाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 4-5% के रिटर्न होते हैं। आप इमेजिन कीजिए लास्ट 5 साल पहले आपका इनकम कितना था,
मान लेते हैं 5 साल पहले आपका इनकम 10 लाख रुपीस था, आज आपका इनकम श्योर शॉट 50 लाख रुपया है सालाना। अभी 5 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, क्या वो आज प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो चुकी है? बिल्कुल नहीं हुई है। सो आपकी अफोर्डेबिलिटी हमेशा ज्यादा इंक्रीज होती है प्रॉपर्टी प्राइस से। सो ये जो स्टोरी है कि आज अफोर्ड नहीं कर पाओ, आज नहीं लोगे तो 5 साल में नहीं लो पाओगे, ये फेक है। इंडियन इकोनॉमी ये ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यहाँ पे आपकी इनकम हर साल एटलीस्ट नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 10% से ग्रो होगी, अगर आप अच्छा से ऑनेस्टली काम करोगे तो। सेकेंड स्टोरी, ये जो भी सिटी में आप रहते हो, मैं मुंबई में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, तो ये स्टोरी मैंने बहुत सुना है। 1990 में 10 लाख का किसी ने 1 BHK खरीदा होता मुंबई में, आज उसकी 2022 में वैल्यू बन गई है 1.5 करोड़ रुपया। सो 15 टाइम्स के रिटर्न जनरेट हुए हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, समझना पड़ेगा। 1990 में 10 lakhs, 2022 में 1.5 करोड़, इट कम्स आउट टू बी ओनली 8% CAGR रिटर्न्स, 8 to 8.5%। सो जिसने भी खरीदा है प्रॉपर्टी 10 लाख का 1 BHK, हर महीना मेंटेनेंस कॉस्ट पकड़ा है, आज बेचने जाएगा 1.5 करोड़ में तो ब्रोकरेज भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, लीगल कॉस्ट भरनी पड़ेगी, हर साल इसने टैक्सेशन भरा है उसके ऊपर, हर 5 साल में पेंट निकाला है। ये कॉस्ट पकड़ के हाथ में 4 से 5% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं आते, ये भी मैंने हायर साइड पे रखे हैं, नहीं आते हैं रियल इस्टेट में। ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती है ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे 8 से 9% के रिटर्न्स है, मुझे बताइए, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। सो रियल इस्टेट में जितने बोले जाते हैं उतने रिटर्न्स नहीं होते। सो अभी तक का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर जाने वाला हूँ, 6 स्टेप्स टू बिकम डेट फ्री एंड रिमेन डेट फ्री। सो आप में से कितने लोगों को अभी तक का सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैट बॉक्स में डालेंगे इंटरेस्टिंग। ग्रेट 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 ग्रेट। तो अगर आपको डेट फ्री लेना है या डेट फ्री बनना है, टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको आपकी फाइनेंशियल कुंडली बनानी पड़ेगी। ये फाइनेंशियल कुंडली होती क्या है, इसके लिए मेरा एक शीट है, इसका कैलकुलेशन शीट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप भी बना सकते हो आपके एक्सेल फाइल में, एक बार देख लीजिए, इजी है एकदम। जब तक आप फाइनेंशियल कुंडली नहीं बनाते हो ना, आपकी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ये हैप्पैजार्ड वे में होगी और वो आपको फ्रूटफुल नहीं बनेगी। सो ऐसा पहले एक्सेल में आप बनाइए। ये एक मेरे इन्वेस्टर की है। आप लिखिए आपका इनकम कितना है, एक्चुअल लिखना जरूरी है, माइंड में होता है सब, कोई पॉइंट नहीं है माइंड में रख के लिखोगे तो आपको रियलिटी के पास में जाओगे। सो इनका सैलरी है 51,000, अलाउंस है, HRA है, फिर आपको अगर रेंट आता है, डिविडेंड आता है। सो इनका मंथली इनकम है 1,22,000। उसके बाद मैंडेटरी एक्सपेंसेस लाइक EMI, कार लोन EMI, PPF, PF, ये सब लिख दिए, 37,000 है इनके केस में। उसके बाद वॉलेट वेरिएबल एक्सपेंसेस, जैसे अपने फूड एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल डेंटल केयर, ये सब उन्होंने डाले। सो 48,000 रुपीज का टोटल खर्चा है। सो मिला के 85,000 का खर्चा है। सो बचता कितना है? 37,000 रुपीज। सो आपको ये फिगर पता होनी जरूरी है। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है कोई मायने नहीं रखता है, नेट कैश फ्लो कितना है। ये जितना पॉजिटिव होगा उतना आपका लाइफ अबंडन बन सकता है अगर राइट डिसीजन लोगे तो। नेट कैश फ्लो पता होने के मतलब आपको पता नहीं है और आप कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डाल रहे हो, टोटल हैप्पैजार्ड वे में इन्वेस्टिंग है। सो ये नेट कैश फ्लो सबसे पहले आप पता कीजिए। सेकंड, आपको नेट वर्थ पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इजीली पता चलेगा। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, एक काम कीजिए, आप आपके लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिए पूरे सब। आपका बैंक का कर्जा कितना है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग कितना है, लोन मॉर्गेज एज ऑन डेट कितना बाकी है, पर्सनल लोन बाकी है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिए। राइट हैंड साइड पे आपके सब
इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए, टोटल A to Z, कितना पैसा कैश में है, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, और एंड में आप कीजिए असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये जो आंसर है ना, ये आपकी नेटवर्थ है। अगर आज आज ही के दिन आप ये दुनिया से जाते हो, तो आप ये दुनिया को देके जाओगे कि लेके जाओगे, ये नेटवर्थ आपको बताएगी, ये नेटवर्थ आपको बताएगी। सैडली लास्ट 5 साल से ये प्रोफेशन में हूँ, अराउंड 1500 फैमिलीज से मिल चुका हूँ अराउंड। ये नेट उनका मंथली इनकम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख होता है, लेकिन नेटवर्थ निगेटिव होता है। रीजन बीइंग, पहला होम लोन, फिर टैक्स बचाने के लिए सेकंड होम लोन, फिर फर्स्ट कार लोन, सेकंड कार लोन, फिर गोल्ड लोन, फिर इंटीरियर करने के लिए लोन, फिर अपना वेकेशन होम के लिए कर्जा, प्रॉपर्टी लेने के लिए कर्जा, ऐसा सब कर दुनिया भर के कर्जे पकड़ के नेटवर्थ निगेटिव में होता है। अगर ये नेटवर्थ निगेटिव में है, ये बता रहा है आपकी फाइनेंशियल आदतें अच्छी नहीं है, आपका लाइफ फाइनेंशियल अबंडेंट नहीं बन सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंट लाइफ चाहिए, नेटवर्थ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, फाइनेंशियल आदतें अच्छी होनी चाहिए। सो ये फाइनेंशियल कुंडली जो है ना, आपको बहुत ज्यादा आपके लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने को मजबूर करेगी। टिप नंबर 2, यहाँ पे एक फोटो मैंने डाला हुआ है, उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। सो आप में से कितने लोगों को पता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है? चैट बॉक्स में डालेंगे यस। गौतम जी ने पूछा है कैन वी हैव दिस एक्सेल शीट? यस, एंड ऑफ द सेशन तक बने रहिए, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनते हो तो आपको ये सब बहुत सारे कैलकुलेटर्स है वो आपको मिलेंगे। यस, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। सो सबसे पहले आपके ऊपर जितने भी कर्जे हैं ना, ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक्सेल में चाहिए। कोई भी बैंक आपको एक्सेल में नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एक फाइल। ये है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। आप में से कितने लोगों को दिख रहा है ये प्रॉपरली? चैट बॉक्स में डालेंगे यस। यस, सो ब्लू कलर जहाँ पे भी मेरे जो भी कैलकुलेटर्स में आपको दिखाऊंगा आज के वेबिनार में या फ्यूचर वेबिनार्स में, ब्लू कलर की फील्ड जहाँ पे भी होगी वहां पे आप डेटा एंट्री कर सकते हो। ग्रीन कलर एनालाइज करना है, बाकी कहीं पर भी आप डेटा कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था, फरवरी 2020 में मैंने लिया था, 8.50% के इंटरेस्ट थे, 20 इयर्स का लोन था। फरवरी 2020 से चालू था, 86,000 का मंथली ईएमआई मुझे पे करना पड़ता था। सो दैट टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 20 साल के पीरियड में, मतलब 240 मंथ्स में 2 करोड़ 8 लाख रुपीस मुझे बैंक को रीपे करना था, आउट ऑफ विच इंटरेस्ट वाज 1 करोड़ 8 लाख रुपीस। 2040 में ये खत्म होने वाला था। सो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आपको एग्जैक्टली पता चलता है कौन से डेट में आपका कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना आप प्रिंसिपल भर रहे हो, आउटस्टैंडिंग कितना है, ये परफेक्टली पता चलेगा। अभी क्या हुआ, लास्ट 18-24 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट घटते गए। सो आउट ऑफ द ब्लू मून दिवाली 2020 में मुझे एचडीएफसी बैंक का फोन आया कि 8.5% का होम लोन का इंटरेस्ट रेट हमने 7.25 कर दिया है। सो मैं खुश हो गया। मेरे पास ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता तो मुझे एग्जैक्टली पता लगता कि मेरा कितना इंटरेस्ट बच रहा है। सो ऑलमोस्ट मेरा 17 लाख रुपए का इंटरेस्ट बच रहा था। सो मैं हैप्पी हो गया एक्चुअली, क्योंकि मेरा ईएमआई भी रिड्यूस हो गया। जैसे मैं एचडीएफसी बैंक से बाहर आया, मेरा एक स्कूल टाइम फ्रेंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक मैनेजर था। सो इधर उधर की बातें हुई और उसने मुझे बताया कि तेरे ऊपर कोई होम लोन है तो बता, मेरी बैंक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, मैं तेरे को इजीली ट्रांसफर करके दूंगा 6.80 में। सो मैंने पूछा अरे वाह, और कम हो जाएगा मेरा ईएमआई। सो मैंने उसको पूछा कि प्रोसेस क्या है। सो उसने बोला कि कुछ नहीं, तू एक फाइल बना तेरी सब, और मुझे दे दे डॉक्यूमेंट्स की फाइल, और 20,000 रुपीज का चेक फाड़ के दे दे। सो मैंने हाँ हाँ बोला उसको, और मैं ये सोच में पड़ा, मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो गया।
मैं भूल भी गया कि ऐसा कुछ था। अगर मेरे पास ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे देखता कितना मुझे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल के कितना पैसा बच रहा है। अगर मैं 7.25 से 6.80 पे जाता तो मेरे ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए सॉरी 6 लाख रुपए बचने वाले थे। सो फॉर दैट 20,000 रुपीज और थोड़ी सी फाइल बनाने की मेहनत करनी पड़ती। सो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का ये मतलब होता है एग्जैक्टली आपको समझ में आता है कि आपके लोन के साथ चालू क्या है, बैंक कर क्या रही है आपके कर्जे के साथ। सो इसके लिए आपके पास ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होना चाहिए हर एक लोन का। टिप नंबर 3, अगर आपको लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ डेट फ्री रहना है, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए अच्छा वाला। अभी बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर से मैं ये सुनता हूँ कि हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी है, सो ऑलरेडी कवर्ड है, तो क्यों हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे। दो रीजन है उसके। सबसे पहला रीजन, मान लेते हैं आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है, आपने जॉब चेंज कर लिया और 15 दिन का अंतर है ज्वाइनिंग डेट में, और वही 15 दिन में कुछ भी हो गया आपको, आपकी हेल्थ को, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया, तो आप पूरा डिपेंडेंट हो आपके सेविंग्स के ऊपर, सेविंग्स में से पूरा पैसा चला जाएगा। सेकेंड चीज, 15 साल आप जॉब करते हो, आपकी अच्छी पोजीशन हो जाती है, अभी आपको बिजनेस करना है, आपके पास अच्छी वेल्थ क्रिएट हो चुकी है, और आपका एज हो जाता है 50, और 50 में आप जाते हो हेल्थ इंश्योरेंस निकालने। 50 में हेल्थ इंश्योरेंस निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसके लिए अर्ली एज में आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, एटलीस्ट 10 to 15 लाख रुपीज की। कॉर्पोरेट प्लान जनरली 4 से 5 लाख रुपए के मैंने देखे, ज्यादा भी होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द 4 से 5 लाख रुपए के होते हैं। तो 10 से 15 लाख रुपए का कवर आज के टाइम पे चाहिए। जस्ट आप जिनके घर में कोरोना हुआ है ना, फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव में, और हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उनको पूछिए हॉस्पिटल के बिल्स कितने थे। सो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने में बिल्कुल भी झिझक मत रखिए। और प्रॉब्लम ये है, बहुत गलत तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया जाता है। सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है, ये अगर आप बाय करने जाओगे, जब भी लाइफ में सबसे डिफिकल्ट पोजीशन आएगी, उधर आपको समझ में आएगा कि सस्ता क्यों बाय नहीं करना होता है। सो इसके लिए सस्ते के पीछे मत भागिए कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस। इनफैक्ट लाइफ में कभी भी सस्ते के पीछे नहीं भागना चाहिए। सस्ता बाय करने जाते हो, इसका मतलब स्कैरसिटी मेंटालिटी के आप शिकार हो। स्कैरसिटी मेंटालिटी से वेल्थ कभी जनरेट नहीं होती है। टिप नंबर 4, क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फरवरी 2020 में इंडियन लोगों को इमरजेंसी फंड पता नहीं था, अभी पता चल गया है कितना इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले 10 साल में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हो। इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 महीने का आपका मंथली खर्चा आपके पास फिक्स डिपॉजिट में, कैश में, या फिर लिक्विड या फिर डेट फंड्स में होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। विदाउट इमरजेंसी फंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस में नहीं करनी चाहिए। पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। टिप नंबर 5, ये टिप आप फॉलो कीजिए, नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद पैसे के लिए आपको कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। 30-40-30 फॉर्मूला। 30% ऑफ योर मंथली इनकम, फर्स्ट 30% ऑफ योर मंथली इनकम शुड बी इन्वेस्टेड फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड में कीजिए, शेयर्स में कीजिए, इंश्योरेंस में कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए, लेकिन फर्स्ट 30% ऑफ योर मंथली इनकम शुड बी इन्वेस्टेड फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आप 100 साल जीने वाले हो। ये गुड न्यूज है, बैड न्यूज है, मुझे नहीं पता। अगर गुड न्यूज बनानी है, 100 साल जीने वाले हो, ये 30% फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपके हाथ में नहीं है आप कितना जीने वाले हो। अगर ये मेंटालिटी के आप शिकार हो, कल किसने देखा है, आज एंजॉय करते हैं। प्रॉब्लम एक ही है ये थियरी में, आप अगर 110 साल जीते हो, जो कि पॉसिबल है आने वाले टाइम में, आज यूरोप यूएस में ऑलमोस्ट 90-95 कॉमन हो गया है, इंडिया में उतना नहीं है लेकिन हो जाएगा जैसे हम डेवलप हो जाएंगे। सो 110 ईयर्स जीते हो तो कहाँ से पैसा लाने वाले हो, ये आपको खुद को पूछना चाहिए। 40% ऑफ योर मंथली इनकम शुड बी योर मंथली एक्सपेंडिचर। अगर ये 40% ज्यादा है, औकात के बाहर जी रहे हो, डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ी सी अग्रेसिव लैंग्वेज है,
लेकिन औकात के बाहर आप जी रहे हो। 30% आप मजा कीजिए, ईएमआई में घर लीजिए, कार लीजिए, सेल्फ अपग्रेडेशन पे यूज कीजिए। सैडली लास्ट 5 साल में जो मैंने 1500 फैमिलीज देखे हैं ना, मोस्ट ऑफ द मेरे क्लाइंट ये यंग बिटवीन 25 टू 35 एज ग्रुप में आते, ये 30% है ना, ये 40, 60, 70 ईएमआई के वजह से, होम लोन के वजह से होता है। उनको आज पता नहीं चल रहा है, उनको पता चलेगा जब भी उनका चाइल्ड 18 साल का होगा और उनके पास पैसे नहीं होंगे एजुकेशन के लिए, उसके कर्जा निकालना पड़ेगा एट द एज ऑफ 45-50। उनको आज नहीं पता चलेगा कि आज होम लोन लेके उन्होंने कितना बड़ा गलती किया है, एट द एज ऑफ 60 पड़ेगा, जब भी उनके पास इनफ कॉर्पस नहीं होगा और उनकी हेल्थ तो बहुत अच्छी होगी ड्यू टू बहुत सारे रीजंस। सो इसके लिए, और उनका बेटा जब यूएस चला जाएगा और उनको संभालने के लिए कोई नहीं होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर उनके पास कॉर्पस नहीं है तो बहुत बेकार हालत होगी। इसके लिए ये 30% में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये 10 इयर्स कीजिए, लाइफ में पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे जंक्चर पे इंडियन इकोनॉमी करेंटली है। टिप नंबर 6, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के पीछे भागते हो, म्यूचुअल फंड के स्कीम में कितने रिटर्न्स मिलते हैं ये देखते हो, सबसे पहले कीजिए फाइनेंशियल प्लान। ये टिप मैंने बहुत सारे लोगों को दी है। प्रॉब्लम क्या है, ये सुनते लोग हैं, लेकिन मंडे जैसे मॉर्निंग हो जाता है, सीएनबीसी ऑन कर देंगे, मनी कंट्रोल लॉगिन कर देंगे और वही टक टक चालू हो जाएगा, ट्रेडिंग, ये स्टॉक वो स्टॉक। सो पहले फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। अगर आपको एट द एज ऑफ 45 फाइनेंशियली रिटायर होना है, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए सो दैट 90-100 तक आपको वो सफिशिएंट हो, ये फिगर आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपका एज 30 है, टिल दैट टाइम, टिल 45, वो फिगर अचीव करने के लिए मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सो पहले ये प्लान बनाइए फाइनेंशियल एडवाइजर्स को मिलके। अभी तक का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। अभी हम आ रहे हैं लास्ट पार्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन, 5 स्ट्रेटजी टू पे ऑफ द होम लोन्स अर्ली। अभी तक का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। ग्रेट ग्रेट। सो अभी डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम में कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ, जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कौन से 5 स्ट्रेटजी से आप होम लोन से बाहर निकल सकते हो। तो स्ट्रेटजी नंबर 1, अगर आप जॉब करते हो इंडिया में, तो इंडिया में एक ट्रेंड है कि 12 महीना काम हम करते हैं और 12 ईएमआई भरते हैं, लेकिन 13 सैलरी लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को दिवाली बोनस होता है या फिर आईटी में जॉब करते हो तो एनुअल बोनस होता है। सो कुछ ना कुछ होता है ऐसा एनुअली एक्स्ट्रा सैलरी मिलने का कुछ तो मैकेनिज्म इंडिया में। सो अगर आपको बोनस मिलता है तो आप क्या कीजिए, आप ईएमआई 12 भरते हो, 12 महीना काम करते हो, लेकिन सैलरी 13 लेते हो, ऐसा मान के चलिए। सो 13वां सैलरी से भी ईएमआई भरिए मैन्युअली। फॉर एग्जाम्पल अभी एक कर्जा है, आप देखिए इसको थोड़ा सा 7% कर देता हूँ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे देखिए 86 लाख रुपीस का इंटरेस्ट है, 77,000 का ईएमआई है। इनको अक्टूबर के महीने में बोनस मिलता है। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में डाला 10 अक्टूबर महीना 77,529 रुपीस मैंने ईएमआई भर दिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 14 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। 240 महीने का टेन्योर रिड्यूस होके 205 महीने पे आ जाएगा। 16 साल बचेंगे लाइफ के, 14 लाख रुपए बचेंगे। यही 14 लाख रुपए अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए मार्केट में फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, तो उनका कितना वेल्थ जनरेट हो सकता है। सिंपल आइडिया, एडिशनल सैलरी इन्वेस्ट मैन्युअली आप जाके भर दीजिए ईएमआई। सो आप में से मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि हमारे इंडस्ट्री में हमें बोनस नहीं मिलता है। सो उनके लिए ये आइडिया है, अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में जॉब करते हो तो एटलीस्ट आपका सैलरी हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता है, एक्सेप्ट फॉर लास्ट 2 इयर्स, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन 5 साल पहले जाइए, आपका कितना सैलरी था, आज कितना था, ऑलमोस्ट सबका 10% से इंक्रीज हुआ है, एवरेज मैं बता रहा हूँ।
सो जितना परसेंट से आपका सैलरी बढ़ता है ना, उतना परसेंट से आपका ईएमआई बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदे का 2 लाख रुपीज सैलरी है, मंथली 77,000 का ईएमआई भरता है। नेक्स्ट ईयर 5% से इंक्रीज हो गई सैलरी, सो हो गई 2,10,000। सो इनको ईएमआई का 5%, मतलब ऑलमोस्ट 3,500 रुपए से, मतलब 10,000 रुपए सैलरी बढ़ा, आउट ऑफ इस 3,500 रुपए आपने ईएमआई बढ़ा दिया। सो आप देख सकते हो सिर्फ 5% ईयरली इंक्रीज अगर ईएमआई करते हो तो आपका 28 लाख रुपए की बचत होगी, 28 लाख रुपीज। 151 मंथ्स पे आ जाएगा आपका टेन्योर, और ये 28 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। आप कितना फाइनेंशियली रिच बनते हो, इसका उल्टा साइड भी सोचिए। आप कितना ज्यादा बैंक को रिच बना रहे हो बाय टेकिंग अ होम लोन। जस्ट इमेजिन कीजिए, वो टॉपिक अलग है। आप में से अभी बहुत सारे लोग प्रोफेशन में होंगे, सीए, डॉक्टर। सीए लोगों को ये पता होता है जनरली, डॉक्टर, वकील या सेल्फ एम्प्लॉयड। सो उनके लिए आइडिया है, उनके लिए ना बोनस है ना इंक्रीमेंट होता है, सो उनके लिए आइडिया है। जस्ट इमेजिन कीजिए, कोरोना के काल से पहले हम वीकेंड, एवरी वीकेंड हमारे फैमिली के साथ कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते थे, जिसका अगर आप फ्रूगली भी खर्चा करोगे तो 2,000 रुपए 4 लोगों की फैमिली का खर्चा होता है वीकेंड पे। सो 8,000 रुपया हर महीना खर्चा करते हो। सो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक वीकेंड कॉम्प्रोमाइज कीजिए, घर पे ही बिताइए और 2,000 रुपए बचाइए, और 2,000 रुपए मैन्युअली जाके ईएमआई भर दीजिए हर महीना। 18,39,000 रुपीज की बचत होगी। 240 मंथ्स का टेन्योर 183 मंथ्स पे आ जाएगा। जस्ट इमेजिन, ये 18 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, कितना पैसा आप बना सकते हो। स्ट्रेटेजी नंबर 4, ये स्ट्रेटेजी एज सच नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, जब भी इंटरेस्ट रेट घटते हैं आपका ईएमआई भी घटता है। जैसे ये बंदे का ईएमआई पहले था 85,000 रुपीज लॉकडाउन से पहले, वो घट के रह गया 77,000, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटे। सो इसने बैंक को जाके बोल दिया कि मेरे ईएमआई मत कम कर। सो 85,000 का अगर ईएमआई ये कंटिन्यू रखता तो 16 लाख रुपए की बचत होती। 240 मंथ से टेन्योर 200 मंथ्स पे आता। और जो लास्ट एंड फाइनल स्ट्रेटेजी है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल्ड अंडरलाइनिंग में बता रहा हूँ, अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो तो ही ये फॉलो करना चाहिए स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियली डिसिप्लिन का मतलब ऐसा होता है, अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हो डिसाइड करके 2 टी-शर्ट खरीदी करने हैं और 5 टी-शर्ट खरीदी करके आते हो, आप फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन हो। आपके जो मंथली बिल्स होते हैं इसको आप डिले करते हो पैसा होने के बावजूद, आप फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन हो। अगर महीने के एंड में आपके सेविंग अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं बचता है, आप फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन हो। सो अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो, आपके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आप फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन हो, आपके लिए ये वर्स्ट स्ट्रेटेजी है। सो ये स्ट्रेटेजी में करना क्या है, 2 ही चीज करनी है, सिंपल। 20 साल का होम लोन है, पूरे टेन्योर तक चलाइए, कुछ भी प्रीपेमेंट मत कीजिए। और सेकंड चीज, जो भी आपका ईएमआई अमाउंट है उसका 12%, मतलब 77,000 का 12% अराउंड होता है 8,500, आई गेस। यस, 8,500 रुपीज आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी करना है 20 इयर्स के लिए। 20 इयर्स के लिए होम लोन चलाना है, 20 इयर्स के लिए एसआईपी चलाना है। फायदे 3 होंगे आपके। पहला फायदा, 20 साल के बाद आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई, उसमें जो आपने इंटरेस्ट भरा, पूरा इंटरेस्ट अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड के सेविंग में आ गया। सो पूरा इंटरेस्ट फ्री घर हो गया, ये पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, ये जो इस 20 साल तक आपने होम लोन चलाया उसके ऊपर टैक्सेशन के बेनिफिट है, तो वो आपने बनाए पूरे 20 साल तक। और तीसरा बेनिफिट, जो टैक्स का पैसा आपने बचाया वही तो आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट किया। सो म्यूचुअल फंड एसआईपी आपकी टोटली फ्री हो गई, घर इंटरेस्ट फ्री हो गया। सो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आपके ऊपर होम लोन है तो। ये स्ट्रेटजी यूज करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए होम लोन ले रहे हो तो बीवेयर, आप बहुत ज्यादा पैसा और आपके लाइफ का टाइम बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहे हो। सो अगर आपके ऊपर होम लोन है, ज्यादा से ज्यादा चलाइए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है।
अभी आप फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन होते हो, प्रॉब्लम क्या होता आता है मैं आपको बताता हूँ। ये एसआईपी 5 साल चलाओगे ना, आपके पास अच्छा कॉर्पस आ जाएगा। अच्छा कॉर्पस दिखते ही मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ खर्चे कहाँ पे मैं करूँ, ये भावनाएं आना चालू हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म एसआईपी करना ये सब मिथ है, कोई नहीं करता है। ट्रस्ट मी, कोई नहीं करता है। मैं ये फील्ड में 5 साल से हूँ, मैंने देखा है कुछ ना कुछ लाइफ की सरकमस्टेंसेस चेंज होती है, कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं। 8 लाख की गाड़ी प्लान की होती है, 15 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं। ये सब होता ही है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कुछ नहीं होता है। सो अगर डिसिप्लिन हो तो ये फॉलो करना है। सो अभी तक का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। ग्रेट। सो अभी ये लास्ट 10 मिनट्स ऑफ दिस सेशन, एज अ बोनस मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। मान लेते हैं आपके ऊपर होम लोन है और आपके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं, आपने मार्केट में बना लिए या फिर आपका बोनस आ गया या फिर आपको एंसिस्ट्रल पैसे आ गए, तो आप क्या करोगे? होम लोन प्रीपे करोगे कि म्यूचुअल फंड्स में डाल इन्वेस्ट करोगे? आप में से जितने लोगों को लगता है एक्स्ट्रा का पैसा होम लोन रीपे करना चाहिए, चैट बॉक्स में डालेंगे HL। आप में से जितने लोगों को लगता है एक्स्ट्रा का पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, चैट बॉक्स में डालेंगे MF। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए, मेरा थॉट क्या है इसके पीछे। चित्रा जी ने कहा है, चित्तरंजन जी ने कहा है म्यूचुअल फंड, गौतम जी ने कहा है म्यूचुअल फंड, अनुराधा जी ने कहा है म्यूचुअल फंड, संदीप जी ने कहा है होम लोन म्यूचुअल फंड SIP, होम लोन म्यूचुअल फंड। सो मोस्ट ऑफ द लोग म्यूचुअल फंड के प्रति टिल्टेड है और मोस्ट ऑफ कई कम लोग होम लोन के प्रति टिल्टेड है। सो जैसे मैंने एक वाक्य कहा था कि जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो लॉजिक इम्पोर्टेंट है। लॉजिक आता है नंबर्स एनालाइज करके। सो मेरे पास एक ब्यूटीफुल कैलकुलेटर है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा कहीं पर भी। ये एग्जैक्टली आपको बताएगा कौन से टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से टाइम पे आपको होम लोन रीपे करना चाहिए। सो हाइपोथेटिकली ये सेम अपना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, 50 लाख का लोन है, 8% का इंटरेस्ट है कन्वीनियंस पर्पज के लिए, 41,000 का EMI। सो यहाँ पे ये बंदा आता है मेरे पास आज के दिन और बोलता है मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए हैं, क्या करूँ, होम लोन रीपे करूँ कि म्यूचुअल फंड में डालूं? सो राइट हैंड साइड पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। सिंपल, मैं क्या क्या काम करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, करंट मार्केट कैप ऑफ इंडिया जो कि अराउंड 3 ट्रिलियन के आसपास है, मैंने चेक नहीं किया है, आपको कन्वीनियंस पर्पज के लिए बता रहा हूँ। करंट नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया गूगल पे सर्च करूंगा जो कि 3 ट्रिलियन के आसपास है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3। एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 years। सो लास्ट 25 साल में इंडिया की एवरेज GDP ग्रोथ रही है 6.5%। अगर मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है तो यहाँ पे डाल दीजिए 7.5%। मैं कंजर्वेटिव रहूंगा और यहाँ पे रखूंगा एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 years इज 6%। सो यहाँ पे आपको एक नंबर आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इन नेक्स्ट 5 years इज ओनली 1%। सो यहाँ से कंपेयर कीजिए, होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 8%, उसको मैं बोलूंगा होम लोन रीपे कर दे क्योंकि नेक्स्ट 5 साल में एक्सपेक्टेड रिटर्न है 1%। अभी यही बंदा मेरे पास आता 23 मार्च 2020 को जहां पे निफ्टी था 7,600, ड्यू टू लॉकडाउन मार्केट बहुत बॉटम पे आ गए थे, वो टाइम पे आता तो सेम चीज में करता, गूगल पे जाता, करंट मार्केट कैप ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1.45 ट्रिलियन थी, करंट नॉमिनल GDP एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2.7 ट्रिलियन था, expected GDP growth same 6%, or expected return in next 5 years at that point of time was 15%, which is almost double of home loan interest rate। so मैं उसको बोलता कोई अच्छे से म्यूचुअल फंड स्कीम में एडवाइजर के
सलाह के साथ इन्वेस्ट कर दे। सो आप में से कितने लोगों को ये कैलकुलेटर यूजफुल लगा है? चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। ग्रेट, ग्रेट। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अभी मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लेने वाला हूँ। ये जो सब चीजें सुनी वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मेरा वर्कशॉप है, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। 17, 18, 19 जनवरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 आवर्स का वर्कशॉप है, 7 to 8 के बीच में, जैसे जूम पे रहेगा, जिसमें आपको क्या सीखने मिलेगा। सबसे पहले डे 1 पे माइंडसेट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। किसी ने मुझे पूछा था कि ये एक्सेल शीट कैसे मिलेंगे वगैरह, तो इसमें आपको मिलेंगे। सबसे पहला दिन है माइंडसेट, क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूँ जो भी आप लाइफ में आज के दिन हो आपके माइंडसेट के वजह से हो। अगर कर्जे में डूबे हुए हो, माइंडसेट प्रॉब्लम है। अगर डेट फ्री हो, आपका माइंडसेट के वजह से हो। सो ये माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है। डे 1 पे होगा। डे 2 आपका स्किल सेट भी होना चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे बाहर आते हैं होम लोन से। अगर होम लोन में नहीं फंसना है तो क्या करना है, और एक राइट एग्जीक्यूशन प्लान आपके पास होना चाहिए। वो डे 3 पे रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो, लेकिन कैसे, ये आपको सीखने मिलेगा डे 3 पे। सो आप में से कितने लोग ये वर्कशॉप अटेंड करने में इंटरेस्टेड है? चैट बॉक्स में डालेंगे इंटरेस्टेड, क्योंकि ये पेड वर्कशॉप है। लेकिन ये फीस के साथ जो भी फीस है वो बहुत नॉमिनल है। ये फीस के साथ आपको बोनसेस मिलेंगे 7। ये 7 बोनसेस आपका लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। और एंड ऑफ द वेबिनार में आपको एक 15 मिनट्स का विंडो दूंगा, जिसमें और भी ज्यादा डिस्काउंट दूंगा इसके ये फीस में। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वर्कशॉप अटेंड करने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ग्रेट। सो इसकी नॉर्मल फीस है 2,999, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा एज अ बोनस? बोनस नंबर 1, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बोनस नंबर 2, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान। हैप्पी रिच बनने का सेकंड स्टेप है पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करना। सो अगर आपके लाइफ में ऐसी इच्छाएं है कि अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, एट द एज ऑफ 45 रिटायरमेंट चाहिए, तो एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट करने का, कौन से म्यूचुअल फंड्स में करने का इन्वेस्ट, कौन से शेयर्स में कैसे करने का, गोल्ड में कैसे करने का, रियल एस्टेट में कैसे करने का, इंश्योरेंस में कैसे करने का, इसका आंसर ये वर्कशॉप में मिलेगा 1, 2 एंड 3 फरवरी को। बोनस नंबर 3, द बिलियनियर प्लेबुक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये पूरा माइंडसेट का गेम है। आप समझिए, नॉर्मल लोग और बिलियनियर लोगों में फर्क होता है माइंडसेट में। जनरली जब भी म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? रिटर्न्स कितने मिलेंगे। बिलियनियर लोग कभी भी रिटर्न्स के पीछे नहीं भागेंगे। वो 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू, मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मेरे फेवर में कितनी है। बहुत सारे लोग अटके पड़े हैं यस बैंक के स्टॉक में। आज के दिन में अकॉर्डिंग टू मी, यस बैंक के स्टॉक में कोई वैल्यू नहीं बची है एट ₹12, लेकिन 7,700 के प्राइस पे बजाज फिनांस में बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता, मैं बजाज फाइनेंस में आज के दिन इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास जितने भी पैसे आए, क्योंकि वैल्यू मेरे फेवर में। सो वैल्यू ये शब्द का अर्थ उनको बराबर समझ में आता है। सेकेंड, टैक्सेशन। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 15 साल के बाद बेचोगे, टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे, उसका कैलकुलेशन डे 1 पे होना चाहिए। थर्ड चीज, कॉस्ट। जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने यस बैंक के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया है 1 साल पहले से आज का मार्केट ऑलमोस्ट 30-35% अप है। यस बैंक के स्टॉक ने 0% रिटर्न दिए। सो आपकी यस बैंक होल्ड करने की कॉस्ट है 35%।
चौथा चीज है लिक्विडिटी। जो भी चीज आप खरीदते हो, प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, क्या 10 साल के बाद वो बेच पाओगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। सो ये चारों चीजों के आंसर जब भी आपको पता होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल ही रहेगी। रिटर्न्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस चार चीजें। सो ये आपको सीखने मिलेगी 15, 16, 17 फरवरी। बोनस नंबर 5, मार्केट आउटलुक सेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत सिंपल चीजों भाषा में मैं समझाता हूँ। हर महीना एक बार ये मार्केट आउटलुक सेशन होता है। सो आप अगर आज फीस भरते हो तो 12 सेशंस आपको अटेंड करने मिलेंगे एवरी मंथ वंस। इकोनॉमिक्स समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली मैं सुनता हूँ 18,600 का निफ्टी था, 16,400 का हो गया, सस्ता हो गया। अभी वापस 17,900 है, वापस महंगा हो गया। ये सस्ता महंगा क्या है, क्यों होता है, पहले आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। अगर आप नंबर के पीछे इन्वेस्ट करोगे, आप कभी भी अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट आउटलुक सेशन 12 अटेंड कर सकते हो सेम फीस में। बोनस नंबर 5, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज। बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए टेक्निक्स आते हैं। बाहर से किसी बंदे को मैं बुलाता हूँ, एक्सपर्ट को, और ये सेशन कंडक्ट करते हैं वो। ये साल में ये 4 बार होगा। एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसमें सिर्फ पेड मेंबर्स को एंट्री मिलती है इस पे, और सब जो भी पेड वेबिनार्स होते हैं उसके वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। एक साल में आप कितनी बार भी देख सकते हो। प्लस अगर आज आप मेंबरशिप फी पे करते हो, नवंबर 2020 से लेके आज तक जितने भी पेड मेंबर्स के लिए वेबिनार्स हुए हैं सब इसमें अपलोडेड है, सब आप देख सकते हो। बोनस नंबर 7, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा अगर आपको नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है। आज अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप आपका पैसा बर्बाद कर रहे हो। आज अगर इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, नेक्स्ट 5 साल में जो ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी इंडिया में है वो आप बर्बाद कर दोगे। ऐसे बहुत सारे नए नए टेक्निक्स, आइडियाज आपको स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज में मिलेंगे। हर महीना एक बार होता है ये, वीक में ये होने वाला है फॉर पेड मेंबर्स। आप 12 अटेंड कर सकते हो क्योंकि आप जो फीस पे करोगे 12 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी का मेंबरशिप के लिए? 3 वर्कशॉप्स, फेसबुक ग्रुप का 1 साल का मेंबरशिप, 12 मार्केट आउटलुक सेशन, 4 एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज और 12 स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज अटेंड करने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको लिंक दूंगा, वो लिंक पे जाके आप पे कर सकते हो। और अभी और इसके इसके ऊपर मतलब 2,999 इसकी फीस है। आप जरा चैट बॉक्स में डालिए कितने लोग इंटरेस्टेड है, फिर मैं आपको डिस्काउंटेड लिंक देता हूँ। ओके ग्रेट। नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का 1 ईयर का मेंबरशिप आपको चाहिए तो सिर्फ 1,999 रुपीज आपको पे करना है। और इसकी लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दी है, रेजर पे और इंस्टा मोजो की। वहां पे जाके आप रेजर पे या इंस्टा मोजो पे जाके आप पे कर सकते हो और ये कम्युनिटी का मेंबरशिप ले सकते हो। अप्रैल मंथ से ये कम्युनिटी ऑफलाइन होने वाली है, जैसे कि आज आप वेबिनार ऑनलाइन सुन रहे हो, अप्रैल मंथ से ये मैं कंडक्ट करने वाला हूँ आपके ही सिटी में, शायद आके ऑफलाइन। वो टाइम पे ये कम्युनिटी मेंबरशिप की फीस होगी अराउंड 10,000 के आसपास। आज आप लकी हो, ड्यू टू कोरोना क्राइसिस ये 1,999 में 1 ईयर मेंबरशिप आपको मिल रही है। जितने भी लोगों को इसका लाभ उठाना है, रेजर पे या इंस्टा मोजो पे जाके पे कर सकते हो। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आप में से किसी को भी क्वेश्चन होगा मार्केट के बारे में, आज के सेशन के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हो माइक ऑन करके। एवरी वीकेंड ऐसे सेशंस होते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बने हो उसमें बने रहिए, उसमें वैल्यू एडिशन भी करूंगा मैं, प्लस मेरे इनवाइट्स भी भेजूंगा, उस पर स्पैमिंग मत कीजिए। जो इनवाइट्स मैं भेजता हूँ, अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी फॉरवर्ड कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ये ऐसे फ्री वेबिनार्स का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीकेंड में
आपको विदाउट होम लोन कैसे आप घर ले सकते हो, क्या-क्या करना चाहिए विदाउट होम लोन मुंबई जैसे सिटी में घर लेने के लिए, वो आपको फ्री वेबिनार के द्वारा सीखने मिलेगा नेक्स्ट वीकेंड। सो थैंक यू वेरी मच। आज आपने पेशेंटली मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और थैंक यू वेरी मच। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेबिनार्स के इनवाइट मैं भेजते रहूँगा। थैंक यू। आज का वेबिनार यहाँ पे कंक्लूड होता है। जिन्होंने भी फीस पे किया है, उनको नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरे पर्सनल नंबर से इनवाइट लिंक्स आ जाएँगे फेसबुक ग्रुप के, सो जॉइन कर लेना। थैंक यू।